ईरान से चौंकाने वाली खबर आ रही है। बातचीत फिर से शुरू हो रही है, लेकिन जो लोग बातचीत कर रहे हैं उन्हें धीरे धीरे बदला जा रहा है। IRGC अपनी ताकत फैला रहा है। गालिब बाफ, जो पाकिस्तान के पिछले वार्ता प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे थे, को वार्ता टीम में अपनी भूमिका छोड़नी पड़ी है। और इसी दौरान मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य शक्ति रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अब तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी क्षेत्र में आ गया है। सेंट्रल कमांड ने इसकी पुष्टि की है। आइए इस पर बात करें। शुरुआत करते हैं जाहिर है सबसे बड़ी खबर से। आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि कुछ दिन पहले ही हमने उन रिपोर्ट्स को कवर किया था जिसमें IRGC ने वार्ताकारों को नज़रबंद कर दिया था। इसमें संसद अध्यक्ष गालिब बाफ, वार्ताकार टीम प्रमुख ईरानी राष्ट्रपति पेस्काजन और विदेश मंत्री अरगाची शामिल थे। तो बताइए क्या हुआ? ऐसा लगता है कि हमारे पास उन नज़रबंदियों से जुड़ी और जानकारी है। अब खबर है कि मुख्य वार्ताकार को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है, वे ईरान संसद के अध्यक्ष हैं और उस पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं किए गए। लेकिन उस जिम्मेदारी के अलावा वह ईरान के अंदर एक गुट के वास्तविक नेता भी थे। इसी कारण वे वार्ताओं का नेतृत्व कर रहे थे और उपराष्ट्रपति JD वेंस से सीधे बात कर रहे थे। लेकिन अब लगता है उन्हें इस भूमिका से इस्तीफा देना पड़ा है। कहा जा रहा है कि ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान में वॉशिंगटन से बातचीत में परमाणु मुद्दा उठाया था। इसी कारण IRGC और उसके कमांडर नाराज हो गए और उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। कुछ अफवाहें हैं कि कट्टरपंथी लोग इस पद पर आ सकते हैं, जिनमें एक वही व्यक्ति है जिसने पिछली बार उन्हें कड़ी आलोचना की थी, सईद जलीली। कुछ लोगों को ये नाम जाना पहचाना लगेगा क्योंकि हमने इस शख्स का जिक्र तब किया था जब ईरानी गृह युद्ध खुलकर सामने आया था और IRGC ने देश में वार्ताकारों से सार्वजनिक बहस शुरू की थी। ये इसलिए हुआ क्योंकि ईरानी विदेश मंत्री ने कहा था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य अब पूरी तरह खुला है। ये कुछ दिन पहले ही हुआ और उस ट्वीट के ठीक बाद, उस बयान के तुरंत बाद IRGC ने कहा, अरे वह बेवकूफ जलडमरू मध्य को नियंत्रित नहीं करता, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को IRGC नियंत्रित करता है। और अंदाजा लगाइए, IRGC के अनुसार हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुला नहीं है। जब ये सब हो रहा था, सईद लारिजी नाम का ये आदमी जो IRGC के पक्ष में है, उसने सार्वजनिक रूप से कहा कि अगर सर्वोच्च नेता वार्ताकारों का समर्थन करते हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से आकर यह कहना चाहिए, नहीं तो IRGC सैनिकों को तख्तापलट साजिशकर्ताओं से खुद निपटना होगा। वह वार्ताकारों को तख्तापलट की साजिशकर्ता बता रहा था और ये बातें सार्वजनिक रूप से कह रहा था। दिलचस्प यह है कि उसने सबको तख्तापलट की साजिश रचने वाला कहकर जो ट्वीट किया था वो 1 घंटे के अंदर ही डिलीट कर दिया गया। लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान के अंदर जो संदेश या भावना थी वो खत्म नहीं हुई। वहाँ बहुत सारे इस्लामी शासन के समर्थक थे जो बातचीत से नफरत करते थे और हमने उन्हें सड़कों पर आते हुए देखा। फिर खबर मिली कि वार्ताकारों को नज़रबंद कर दिया गया और अब ऐसा लगता है कि जो आदमी शुरू से ही बातचीत के खिलाफ था वो अब वार्ताकार टीम का हिस्सा बन सकता है और वास्तव में ईरान का प्रतिनिधित्व करने वाली वार्ताकार टीम का नेता भी बन सकता है। यह आगे की बातचीत के लिए अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ अच्छी खबर भी है। ऐसा लग रहा है कि आज हमें यह खबर मिल रही है कि बातचीत धीरे धीरे फिर से शुरू हो रही है। 2 दिनों के विराम के बाद, 2 दिन जिसमें ईरान यह समझने की कोशिश कर रहा था कि देश पर असल में नियंत्रण किसका है। ऐसा लग रहा है कि अब कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे हैं जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। इस उड़ान का मकसद शायद ये तय करना है कि अगला कदम क्या होगा। अब इन ताज़ा खबरों में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर्वोच्च नेता का क्या हाल है, क्योंकि इस युद्ध के शुरू होने के बाद से उन्हें न तो देखा गया है और न ही उनकी कोई खबर आई है। संभावना है कि पहले हमले में जिसमें उनके पिता अली खमेनी मारे गए वो भी घायल हुए थे। बाद में पता चला कि वो जिंदा है। हमें पता है सुप्रीम लीडर को उन्हीं लोगों ने चुना था जिन्हें उनके पिता ने सत्ता दी थी। अब लगता है किसी को नहीं पता वो कहाँ है। न्यूयॉर्क टाइम्स की नई रिपोर्ट के अनुसार खामनेई की चोटें पहले बताई गई तुलना में ज्यादा गंभीर हैं। उनकी एक टांग इतनी बुरी तरह घायल हुई कि 2 महीनों में 3 ऑपरेशन हुए हैं और इन सर्जरी के बावजूद
ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा संभावना है कि उन्हें एक कृत्रिम अंग की जरूरत पड़ेगी। दिलचस्प बात यह है कि उनके पिता के पास भी कृत्रिम हाथ था। उनका असली हाथ एक बम हमले में उड़ गया था, जो शासन विरोधियों ने अली खमेनेई के राष्ट्रपति रहते किया था, जब वह सर्वोच्च नेता नहीं बने थे। और अब ऐसा लगता है कि बेटे को भी अपने पैर में किसी तरह की कृत्रिम अंग की जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उसका चेहरा और होठ बुरी तरह झुलस गए हैं। इसका मतलब है कि उसे उम्र भर बोलने में दिक्कत हो सकती है और कैमरे के सामने आने से पहले प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ सकती है। कैमरों की बात करें तो इस समय सर्वोच्च नेता तक पहुंच भी बेहद सीमित है, मुख्य रूप से सिर्फ उनकी मेडिकल टीम और निश्चित रूप से उनके करीबी लोगों तक ही सीमित है। इसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि ईरान नहीं चाहता कि दूसरे लोग जान पाएं कि वो कहां इलाज करा रहे हैं, और खास तौर पर ईरान नहीं चाहता कि इजरायली सूत्रों को इसका पता चले। अब हमें इस रिपोर्ट से पता चला है कि ईरान के राष्ट्रपति, जो एक प्रशिक्षित सर्जन है, और मुझे लगता है कि वह एक प्रशिक्षित हार्ट सर्जन है, राष्ट्रपति उस मेडिकल टीम का हिस्सा है जो देश के स्वास्थ्य मंत्री के साथ मिलकर सर्वोच्च नेता की देखभाल कर रही है। इस दायरे के बाहर किसी को भी सर्वोच्च नेता से मिलने या वहां जाने की अनुमति नहीं है। अब अगर हम इस करीबी दायरे की बात करें तो यह वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, या कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण संगठन है। और दुर्भाग्यवश इस करीबी दायरे में वरिष्ठ IRGC कमांडर भी शामिल है, जो हर दिन सर्वोच्च नेता को सलाह दे रहे हैं। अब कोई और जो सर्वोच्च नेता से बात करना चाहता है, वो उन्हें ना तो मैसेज कर सकता है और ना ही ईमेल कर सकता है, क्योंकि ईरानी लोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के ट्रेस हो जाने से बहुत डरते हैं। तो कोई भी अगर उन्हें कोई जानकारी चाहिए या कोई सलाह या कोई निर्णय करवाना है, तो उन्हें एक नोट हाथ से लिखना पड़ता है, उसे एक संदेशवाहक को देना पड़ता है, जो मोटर बाइक से सर्वोच्च नेता के पास जाता है और फिर वह हाथ से लिखा हुआ जवाब लेकर वापस आता है, जिसमें मूल रूप से वही उत्तर होता है जो सर्वोच्च नेता ने दिया। ईरान ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे ये 1800 के दशक में हो। रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वोच्च नेता की मानसिक स्थिति ठीक है, वे शारीरिक रूप से घायल होने पर भी फैसले ले सकते हैं। शारीरिक रूप से वो ज्यादा हिलडुल नहीं सकते, लेकिन मानसिक रूप से वो अभी भी देश चला सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो वास्तव में कोई भी फैसला अकेले नहीं ले रहे हैं। यहीं पर हम फिर से करीबी दायरे की बात करते हैं। वह बोर्ड के निदेशक की तरह काम करते हैं और आंतरिक मंडली असली निदेशक है, जो उन्हें सलाह देते हैं। आखिर में सभी को वोट का अधिकार है, और जब वे किसी भी मुद्दे पर सर्वसम्मति से वोट कर देते हैं, तब एक फैसला लिया जाता है और उसे उन लोगों तक भेज दिया जाता है जो उस फैसले का इंतजार कर रहे होते हैं। तो मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि अब जब बातचीत फिर से शुरू हो रही है, शायद सर्वोच्च नेता इसके पीछे हैं, या शायद वार्ताकारों की कुछ सीमाएं हैं जिन्हें वे पार नहीं कर सकते। मतलब सर्वोच्च नेता ने बातचीत की इजाजत दी है, लेकिन हॉर्मुज, जलडमरू मध्य या यूरेनियम पर रियायत की बात मना की है। हमें पूरी जानकारी नहीं, मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूं। जैसे जैसे बातचीत बढ़ेगी, हमें ईरान की लाल रेखाएं पता चलेंगी, जो संभवतः सीधे सर्वोच्च नेता से निर्धारित हैं। अब उन ताज़ा जानकारियों पर बात करते हैं जो बातचीत से जुड़ी है। लगता है जब मैं शुक्रवार सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान जा रहे हैं। अब सभी विवरणों में जाने से पहले बस सभी को एक त्वरित याद दिलाना चाहता हूं कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें। यह हमारी मदद करता है और हमें आपकी पसंद का शैक्षिक कंटेंट बनाने में सहायता करता है। अब अपडेट्स पर चलते हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची आज रात छोटे प्रतिनिधिमंडल के साथ इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं, ऐसा पाकिस्तानी और ईरानी सूत्रों ने बताया। पाकिस्तानी मध्यस्थों को उम्मीद है कि अमेरिका और ईरान के बीच दूसरी दौर की बातचीत होगी, लेकिन कब होगी यह स्पष्ट नहीं है। इसका मतलब है कि ईरानी विदेश मंत्री की मौजूदा यात्रा में उनकी अमेरिका से मुलाकात नहीं है। वह सिर्फ पाकिस्तानियों और कुछ अन्य देशों से मिल रहे हैं, जिसे देखकर आप भी हैरान हो सकते हैं। मैं भी यह देखकर हैरान था। यह विदेश मंत्री अरगाची का सीधा बयान है, हम इस्लामाबाद, मस्कट और मॉस्को के अपने समयोचित दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। अब मस्कट ओमान की राजधानी है और युद्ध से पहले ओमान मध्यस्थ था। ओमान हमेशा ईरान के पक्ष में रहा, इसलिए अमेरिका ने उसे दोबारा मध्यस्थ नहीं बनाया, क्योंकि मुझे लगता है कि ओमान ने शायद बातचीत के विफल हो जाने में भूमिका निभाई। फिर भी दिलचस्प है कि वे ओमान और रूस जा रहे हैं। देखते हैं इसका कारण क्या है।
वह सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि यह क्षेत्रीय मामलों की वजह से है, हम अमेरिका की बात नहीं करेंगे। कम से कम यही संदेश वो देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने इस ट्वीट में संयुक्त राज्य अमेरिका का जिक्र नहीं किया। अब जाहिर है, मेरा अनुमान है कि हर कोई समझ सकता है कि वह पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं। पाकिस्तान इन बातचीतों का मुख्य मध्यस्थ है। रूस का मामला दिलचस्प है और अनुमानतः वह मुख्य सहयोगी है। 2015 में JCPOA जब ईरान के साथ साइन हुआ तो उसके पास कुछ संवर्धित यूरेनियम था जिसे उसने समझौते के तहत रूस को सौंप दिया। तो उन्होंने उस यूरेनियम से छुटकारा पा लिया और छुटकारा पाने का मतलब बस इतना था कि उन्होंने वो रूस को दे दिया जिसके पास पहले से ही संवर्धन की क्षमता है। रूस को और यूरेनियम या संवर्धित यूरेनियम मिलना बड़ी बात नहीं है। रूस की बात समझ आती है। जरूरी नहीं कि वो वहां यूरेनियम के भंडार पर चर्चा करने ही जा रहे हों, कोई और वजह भी हो सकती है। लेकिन अगर हम मान ले कि ईरान किसी तरह का परमाणु समझौता चाहता है तो ये समझ में आता है कि ईरानी विदेश मंत्री रूस जा रहे हैं ताकि समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद क्या करना है उसकी कोई लॉजिस्टिक्स वगैरह तय कर सके। अब यह भी हो सकता है कि वे ये पता लगाने जा रहे हों कि अगर युद्ध विराम टूट जाता है तो रूस किस तरह का समर्थन देने के लिए तैयार है, या फिर ये भी हो सकता है कि वे ये जानना चाहते हों कि अगर कोई दीर्घकालिक शांति समझौता होता है तो क्या रूस कोई गारंटी देने के लिए तैयार है, क्योंकि यूक्रेन की तरह ईरान भी शायद दुनिया की दूसरी महाशक्तियों या परमाणु शक्तियों से किसी तरह की गारंटी चाहता होगा ताकि ईरान को भरोसा रहे कि शांति समझौते के बाद तुरंत युद्ध नहीं होगा। अब आखिरी देश ओमान है जो दिलचस्प है क्योंकि युद्ध से पहले ओमान भी बातचीत में था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे अभी वहां इसी वजह से जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ओमान को फिर से मध्यस्थ बनने देगा क्योंकि ओमान ने पहले जो कहा है, इस युद्ध के शुरू होने के बाद से वे बहुत ज्यादा अमेरिका विरोधी और ईरान समर्थक रहे हैं और वे तो यहां तक चले गए कि उन्होंने बातचीत में क्या चर्चा हो रही थी इस बारे में सीधा झूठ बोल दिया। ओमानी विदेश मंत्री जो युद्ध से पहले बातचीत में शामिल थे, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि देखिए, ईरान ने अपने परमाणु भंडार को छोड़ने पर सहमति जताई है। उनके लिए समझना मुश्किल है कि अमेरिका ने युद्ध क्यों शुरू किया, जबकि ये सच नहीं था। IAEA के प्रमुख जो बातचीत में थे ने सार्वजनिक रूप से कहा कि मैं कमरे में था और ईरान ने संवर्धित यूरेनियम को छोड़ने पर सहमति नहीं दी। तो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से यह समझ में नहीं आता कि ओमान बस ईरान का समर्थन करने के लिए बातें क्यों बना रहा है, लेकिन इसी वजह से मुझे लगता है कि यह मान लेना काफी आसान है कि संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं चाहेगा कि ओमान फिर से इन वार्ताओं में वार्ताकार या मध्यस्थ बने। लेकिन ओमान के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी सीमा भी होर्मुज जलडमरू मध्य से लगती है। उनके पास कुछ जलमार्ग है जो जलडमरू मध्य के साथ ओवरलैप करता है। ईरान ने पहले कहा है कि वह ओमान के साथ मिलकर जलडमरू मध्य का संयुक्त नियंत्रण चाहता है क्योंकि ओमान दूसरी तरफ है, एक तरफ ईरान है, दूसरी ओर हमारे पास ओमानी सीमा है। मेरा मानना है कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के लिए ढांचा बनाना चाहता है। फिर भी ये संभावना नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जलडमरू मध्य की संप्रभुता ईरान को देगा। मुझे लगता है ईरान चाहता है कि वह सौदा करे जिसमें वो कह सके हम होर्मुज जलडमरू मध्य पर दावा छोड़ेंगे अगर बातचीत में X या Y मिल जाए। शायद वे और अधिक प्रतिबंधों में राहत चाहते हैं या शायद वे पुनर्निर्माण के लिए और अधिक पैसा चाहते हैं, निश्चित नहीं है, लेकिन वे मूल रूप से बातचीत में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ, ईरानी विदेश मंत्री 3 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। वे इस समय वास्तव में हवाई जहाज में हैं। जब मैं यह रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वे पाकिस्तान के रास्ते में आधे रास्ते पर हैं। जब मैं पिछला हिस्सा रिकॉर्ड कर रहा था, हमें एक्सियो से खबर मिली कि 2 अमेरिकी अधिकारी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर विशेष दूत आने वाले दिनों में पाकिस्तान जाने की उम्मीद है। अब चाहे वे तुरंत विमान ले, पाकिस्तान पहुंचने में 16 घंटे लगते हैं। मुझे नहीं लगता वे ईरानी विदेश मंत्री से मिल पाएंगे क्योंकि वे शायद रात भर नहीं रुकेंगे। मेरा मानना है वे कुछ घंटे रुककर पाकिस्तानी मध्यस्थों से मिलेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन वे पाकिस्तान जा रहे हैं, इसका मतलब शायद ईरानी विदेश मंत्री कोई संदेश लाए हैं कि वे भविष्य की वार्ता कब चाहते हैं। समय बताएगा कि जानकारी क्या है, लेकिन शायद यह अच्छी खबर है कि दोनों पक्षों की वार्ताएं फिर से शुरू हो रही हैं। अब तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मध्य पूर्व पहुंच गया है, यूएस सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की। 2003 के बाद पहली बार
यानी इराक युद्ध के बाद पहली बार 3 एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ मध्य पूर्व में ऑपरेट कर रहे हैं, अपने अपने कैरियर एयरविंग्स के साथ। यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश। कुल मिलाकर इसमें 200 से अधिक विमान और 15,000 नाविक और मरीन शामिल हैं। अब यहाँ नक्शे पर आप तीनों कैरियर की लोकेशन देख सकते हैं। हमारे पास एक लाल सागर में है, एक अरब सागर में है, ठीक लुआन की खाड़ी के बाहर, वहीं पर ब्लॉकेड है, और फिर हमारे पास एक इंडियन सी में है जो शायद अरब सागर की ओर बढ़ रहा है। अब अमेरिकी नाकेबंदी अभी भी पूरी मजबूती से जारी है। इस क्षेत्र में फायर पावर लगातार बढ़ रही है और आज सुबह ही चेयरमैन डैन केन ने पुष्टि की कि 34 जहाज अमेरिकी नाकेबंदी का सामना कर चुके हैं और वापस लौट गए क्योंकि वे रिस्क नहीं लेना चाहते थे। यहाँ और जानकारी है। जैसा मैंने बताया, यूएस सेंट्रल कमांड सभी बंदरगाहों पर सख्त ब्लॉकेड रखे हुए हैं। हम किसी भी राष्ट्रीयता के जहाज पर जो ईरानी बंदरगाह या क्षेत्र में आ या जा रहा है, पूरी तरह से ब्लॉकेड लागू कर रहे हैं। हम उन जहाज़ों पर कड़ी नज़र रख रहे हैं जो ईरान की ओर जा रहे हैं और उन जहाज़ों पर भी जो ईरान से बाहर जा रहे हैं, जो ब्लॉकेड लागू होने के समय ब्लॉकेड क्षेत्र से बाहर थे। और जैसा कि सभी ने पिछले सप्ताह देखा, हम उन्हें रोकने के लिए पूरी तरह तैयार और तैनात हैं। आज सुबह तक 34 जहाज़ों ने अमेरिकी ब्लॉकेड का सामना किया और समझदारी से वापस लौटने का फैसला किया। एक जहाज ने ऐसा नहीं किया और वो जहाज था मोटर वेसल टुस्का। टुस्का जहाज, जिसके बारे में जनरल ने बताया, अब अमेरिकी नियंत्रण में है। अब नाकेबंदी का नुकसान ये है कि ईरान की तेल भंडारण सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। वे तेल बाहर नहीं भेज सकते और तेल क्षेत्रों को बंद भी नहीं करना चाहते। वे उन्हें जितना संभव हो सके खुला रखना चाहते हैं, और इसका मतलब है कि ईरान के पास जो सीमित क्षमता है वो बहुत तेजी से भर रही है। इसी कारण ईरान भविष्य की तैयारी के लिए तेल टैंकरों को फिर से सेवा में ला रहा है। अब वे इनका इस्तेमाल दुनिया भर में तेल भेजने के लिए नहीं करेंगे, बल्कि वे इन्हें तैरते हुए भंडारण केंद्रों के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। वे इन्हें तेल से भरकर बंदरगाह या फारस की खाड़ी में छोड़ देंगे, क्योंकि अमेरिकी नाकेबंदी के कारण तेल बाहर नहीं भेज सकते। जैसा कि हमने पहले के वीडियो में कहा, ईरान अपने तेल कुओं को बंद नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे दीर्घकालिक नुकसान होते हैं। अगर तेल क्षेत्र के आसपास की मशीनरी ढांचा बहुत पुराना है, तो इसका मतलब है कि बिना नई मशीनरी में अरबों का निवेश किए उन तेल क्षेत्रों को फिर से चालू करना नामुमकिन हो जाएगा। मान ले कि वे इसे फिर से चालू कर ले, फिर भी बंदी चक्र के कारण उनकी ड्रिलिंग क्षमता में 5 से 10% की कमी होगी। इसका मतलब है कि ईरान चाहता है भंडारण भरने से पहले समझौता हो जाए। दूसरी वजह यह है कि नाकाबंदी काफी नुकसान पहुंचा रही है। आईआरजीसी अपनी गतिविधियों के लिए तेल की आमदनी पर निर्भर है। मूल रूप से अपने सैनिकों को वेतन देना, चेकपॉइंट्स पर तैनात सदस्यों को वेतन देना और उन बसीज सदस्यों को वेतन देना जिन्हें आईआरजीसी स्थानीय मिलिशिया के रूप में इस्तेमाल करता है। अगर वह तेल का पैसा जल्दी वापस नहीं आता तो उनके सैनिकों की वफादारी में दरार आनी शुरू हो जाएगी। ईरानी शासन इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, खासकर जनवरी की घटना के बाद। अब हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों की बात करें तो ऐसा लगता है कि ईरान के अंदर फांसियां अभी भी जारी है। इस हफ्ते ईरान ने जनवरी के विरोध प्रदर्शन में शामिल 24 वर्षीय छात्र को फांसी दी। ईरान ने उस पर इमारत जलाने का आरोप लगाया, लेकिन उसने इनकार किया। उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिली और जल्दी फांसी दे दी गई। साथ ही उन्होंने ईरान की परमाणु ऊर्जा एजेंसी के एक पूर्व कर्मचारी को फांसी दी। यह वही एजेंसी है जो ईरान की संवर्धन सुविधाएं संभालती है। ईरान के मुताबिक वह इजराइल के लिए जासूसी कर रहा था। उसने आरोपों से इनकार किया, लेकिन उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिली। ईरान बिना सभी सबूतों की समीक्षा किए अपनी न्यायपालिका द्वारा सुनाई गई मौत की सजा को तेजी से लागू कर रहा है। ईरान के वर्तमान व्यवहार को समझने के लिए हमें उसके इतिहास और वहां तक पहुंचने की प्रक्रिया को देखना होगा। इसका मतलब सिर्फ 1979 की इस्लामी क्रांति तक पीछे जाना नहीं है। असल में हमें और पीछे जाना होगा, जब 19वीं सदी में काजार वंश ईरान पर शासन कर रहा था, और देखना होगा कि उस समय शासक वर्ग ने जो फैसले लिए वे आज भी ईरान को कैसे प्रभावित करते हैं।
तो अंदाज़ा लगाइए, हम यही अपने मल्टी पार्ट पॉडकास्ट में कर रहे हैं जो आज रिलीज़ हुआ। अगर आप ईरान के इतिहास में रुचि रखते हैं और जानना चाहते हैं कि हम यहाँ कैसे पहुँचे तो इसे ज़रूर सुनें। आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर अपनी स्क्रीन पर एंड स्क्रीन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, यानी अपनी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें।